हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में स्टैटिक जी के। आज हम पढ़ेंगे CGL 24 के। मैंने 25 क्वेश्चन उठाए हैं और 25 क्वेश्चन से हम लगभग 200 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करेंगे। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा आपका स्टैटिक इस सीरीज़ से कवर हो जाएगा। और अगर आपको बढ़िया लगती है ये सीरीज़, बढ़िया लगे, तो आप मुझे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लो। चालू करने से पहले मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। अगर बढ़िया लगेगी तो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप लोग मुझे कह सकते हो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज वॉन बाय, मतलब इनमें से कौन सा अवार्ड है जो लता मंगेशकर ने 2001 में जीता। ठीक, तो उन्होंने क्या जीता था? उन्होंने भारत रत्न जीता था। तो अब देखो इसमें क्या है कि जैसे लता मंगेशकर की अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर आपको पता है गाने के लिए फेमस है, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे। तो इन्होंने कुछ और अवार्ड्स जीते, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइक जैसे पद्मा विभूषण की अगर हम बात करें तो ये पद्मा विभूषण जो था इन्होंने 1999 में जीता, ये आपको याद रखना है। भारत रत्न 2001 में जीता, ये आप याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जीता क्या? पद्मा भूषण, पद्मा भूषण अवार्ड, ठीक है, जो 1969 में जीता। फिर उन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो उन्होंने कब जीता? 1989 में जीता। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है, स्पेशली भारत रत्न और पद्मा विभूषण का, जो 1999 में जीता। ठीक, चलो थोड़ा सा अगर हम और डिस्कस करें, जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, इन अवार्ड्स की बात करें तो भारत रत्न जो होता है वो कंट्री का फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही पद्मा विभूषण जो है कंट्री का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्मा भूषण जो है कंट्री का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्मश्री ये कंट्री का क्या है? फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं किसकी, अपने भारत रत्न की, ठीक है। तो भारत रत्न का जैसे जो मेडल होता है उसकी अगर हम बात करें तो उस पर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि वो किस तरीके का होता है, मतलब क्या स्ट्रक्चर है। तो वो इस तरीके का लीफ स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोग याद रखोगे। क्या होता है? पीपल की लीफ होती है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अगर स्टैटिक से पूछे। उसके बीच में क्या होता है? एक सन बना हुआ होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है अगर स्टैटिक से पूछ रहा है। एक और चीज़ क्या है, जैसे ये जितने भी हमारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, इसमें जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई है, मतलब इसमें आप देखोगे हिंदी में लिखा रहेगा भारत रत्न, जैसे यहाँ लिखा रहेगा भारत रत्न या फिर पद्मा विभूषण, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो जो स्क्रिप्ट होती है वो कौन सी स्क्रिप्ट होती है? वो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये जो मेडल होता है इसके जो बैक साइड होता है, मतलब जो रिवर्स साइड होता है, वहाँ पर अपना जो नेशनल मोटो है, ठीक है, वो लिखा रहता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सत्य, मतलब जो क्या है? सत्यमेव जयते। तो ये भी पूछ सकता है कि उसमें क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर मैं इन अवार्ड्स की बात करूं तो ये सारे जो अवार्ड्स थे मतलब ये 1954 से देना स्टार्ट हुए। तो सबसे पहला जो भारत रत्न था हमारा 3 जनों को मिला। एक था C राजगोपालाचार्य थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद थे S राधाकृष्णन थे और तीसरे कौन थे? CV रमन थे। तो भाई आप बता सकते हो कि ये 3 बंदों को किस किस कैटेगरी में मिला? तो अगर पता है तो बता दो, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे ये तो हमने देख लिया कि ये फर्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर, सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर, थर्ड फोर्थ में रहता है। तो देखो इसमें जो हमारा पद्मश्री है, अगर मैं इस पद्मश्री की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए दिया जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। लाइक जैसे ये आर्ट्स के लिए दिया जाएगा, ये एजुकेशन के लिए दिया जाता है, इंडस्ट्री सेक्शन के लिए दिया जाता है। मतलब क्या है कि इन सारे फील्ड में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है तो उसको चुना जाता है। लिटरेचर के लिए दिया जाएगा, साइंस के लिए दिया जाएगा, एक्टिंग के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेडिसिन के लिए दिया जाता है, सोशल सर्विसेज के लिए दिया जाता है, एंड पब्लिक अफेयर्स इनके लिए दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप देख सकते हो कि एक चीज़ से, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो दादा साहेब फाल्के वाला अवार्ड है, ये क्या होता है कि जब मतलब सिनेमा इंडस्ट्री, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर उसमें किसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहे उसकी ग्रोथ के लिए, तब उसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो आपको याद रखना है कि भाई
कोलकाता में सबसे पहला फर्स्ट गोल्फ क्लब बनाया गया था। कोलकाता में इसलिए बनाया गया था क्योंकि भाई देखो वो अंग्रेज़ों के टाइम की कैपिटल थी। तो उस जो मतलब जो क्लब है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, आपको याद रखना है, रॉयल कैलकाटा, ठीक है, गोल्फ क्लब, रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब। और ये ब्रिटेन के टाइम पर बना था। कब बना था ये भी आप याद रख सकते हो, 1829 में। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो 1829 है ये किस इसके टाइम का मतलब जो हमारे ये थे जनरल वॉयसरॉय कौन थे? तो इसके टाइम के जो थे वो थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो आप याद रखोगे इस चीज़ को, क्योंकि होता है इस तरीके से, अगर आप याद रखोगे तो याद रख पाओगे किस टाइम पर क्या हुआ, क्या क्या फेमस चीज़ें थी। और अगर देखो मैं गोल्फ की बात करूं तो गोल्फ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? गोल्फ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो गोल्फ में यूज़ होते हैं वो क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म आप नोट कर सकते हो, जैसे बॉगी, ये पूछ सकता है कि ये कौन सा किस से रिलेटेड है, बॉगी हो गया, ठीक है, बर्डी हो गया, बंकर हो गया, ठीक, कैडी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप याद रख सकते हो, एल्बाट्रॉस, ठीक है, अप्रोच शॉट, बेस्ट बॉल, ईगल, बहुत सारे टर्म्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है होली का। लतमार होली इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। देखो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको फेस्टिवल्स, ठीक है, फेयर्स और डांसेस, ठीक है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे करके जाने चाहिए। यहाँ से आप देखोगे कि 25 क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन जस्ट इन 3 टॉपिक्स में से ही है, ठीक। तो अगर हम बात करें लतमार होली, ये कहाँ मनाई जाती है? तो देखो ये उत्तर प्रदेश का फेस्टिवल है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा उत्तर प्रदेश में जैसे ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बरसाना में, ठीक है, बरसाना एंड जो अपना नंदगांव है, मतलब तुम्हारा जो अपना मथुरा वाली जगह है ना, वहाँ पर, ठीक। अब यहाँ और ये जो होता है इस फेस्टिवल में होता क्या है? ये जो फेस्टिवल होता है इसमें एक्चुअली इस मतलब लाइक जैसे कोई नाटक चलता है ना, उस तरीके का नाटक होता है। और ये फेस्टिवल जो है वो है क्या? लव स्टोरी है। किन की? हमारे श्री कृष्ण और राधा जी की लव स्टोरी है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, बाकी ये खैर पूछेगा नहीं। कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स और जो उत्तर प्रदेश में होते हैं, लाइक सबसे पहला अभी जैसे महाकुंभ मेला लगने वाला है, ठीक है, कहाँ पे लगने वाला है? प्रयागराज में। और भाई ये 12 साल में एक बार लगता है, तो आप लोग जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ भी सकता है। एक और है जिसको हम कह रहे हैं बटेश्वर, ठीक है, तो ये कहाँ होता है? ये आगरा में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और है जिसको हम कह रहे हैं नाव चंडी मेला। क्या? नाव चंडी मेला, ठीक। तो ये कहाँ होता है? ये मेरठ में होता है। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट कुछ फेस्टिवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको मिल सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि जो रामलीला है, ठीक है, ये अपने उत्तर प्रदेश की ही फेमस है। या फिर जो दशहरा हो गई, ये भी यहीं की ही फेमस है, ठीक है। बाकी कुछ खास उतना इम्पोर्टेंट यहाँ से नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट, उन्होंने क्या जीता था? देखो उन्होंने ग्रैमी जीता था, क्लियर है, ठीक। तो ग्रैमी आपको पता ही है, जैसे जो मतलब संगीतकार वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स होते हैं उन सब में ग्रैमी दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मोहन भट्ट थे, इन मोहन भट्ट को जो ये ग्रैमी मिला, ये किस लिए मिला? मतलब क्या चीज़, मतलब कुछ तो किया होगा ना। तो इनकी एक एल्बम थी, ठीक है, उन एल्बम का नाम था ए मीटिंग बाय द रिवर, क्लियर है। तो इस एल्बम के लिए उन्हें क्या मिला था? ग्रैमी मिला था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्लियर है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं, और जैसे हमारा जो ग्रैमी है, सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड इंडिया में फर्स्ट इंडियन ऐसे कौन है जिनको मिला? वो थे कौन? रविशंकर। कौन थे? रविशंकर, क्लियर है। वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको क्या मिला? ग्रैमी अवार्ड मिला। कब मिला? 1968 में।
अच्छा, ये जो रवि शंकर थे, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या थे, मतलब जैसे कोई तबला बजाता है, कोई सितार बजाता है, जैसे हमारे यहाँ पर ये पंडित विश्व मोहन भट्ट ये वीणा प्लेयर थे, तो रवि शंकर क्या थे, रवि शंकर जो थे सितार बजाते हैं, ये ध्यान रहेगा आपको। ठीक, अभी आई थिंक वो रवि शंकर के ही वो हैं चेले हैं, मतलब चेले कहने का मतलब शिष्य हैं, वो ऋषभ नाम का, जिनका जो गाना है वो वायरल हो रहा है, ठीक है ना, तो बढ़िया है। अब तो ये रवि शंकर जो थे क्या कहते हैं, ये क्या बजाते थे, सितार बजाते थे, ठीक है। तो अब इसमें एक दो चीज और हम डिस्कस करेंगे, जैसे हाँ, वीणा प्लेयर की अगर मैं बात करूं, ये जो वीणा प्लेयर है, और जैसे अब ये सिंगल वीणा तो नहीं बजाते थे विश्व मोहन भट्ट, तो वीणा बजाने वाले और कौन कौन फेमस कुछ थे, तो देखो जैसे एक नाम आता है काफ़ी, वो है जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश, क्लियर है, ये वीणा बजाते थे। एक इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है असद अली खान, ठीक है, ये वीणा प्लेयर थे। ठीक, फिर उसके बाद एक है एस बालाचंद्र, तो आप इन तीनों के नाम याद रखोगे, ये वीणा बजाते थे। इसमें से ये जो असद अली खान है, ये बेस्ट रुद्रा प्लेयर है, मतलब बहुत अच्छा इनका जो एक स्टाइल होता है जिसमें ये वीणा बजाते हैं, उसके लिए ये जाने जाते हैं। और ये जो रुद्र प्लेयर है, इनका स्टाइल, मतलब जो स्टाइल ये बजाते हैं वो है ध्रुपद स्टाइल, क्लियर है। ठीक, बस इतना इंपॉर्टेंट आई थिंक इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द हेड ऑफिस ऑफ बीसीसीआई इज लोकेटेड, बीसीसीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है, बीसीसीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में है, तो आप याद रखोगे। ठीक, बीसीसीआई का करंट प्रेसिडेंट कौन बना है, अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन बना है, रॉजर बिन्नी बने हैं, ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। ठीक, अगर ऐसे ही, ये तो हो गया बीसीसीआई का। अगर हम बात करें किसकी, आईओसी की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, लाउसेना, लाउसेना स्विट्जरलैंड में है, ये आप ध्यान रखोगे। और ये कब बना, 1894 में, क्योंकि देखो हेडक्वार्टर से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। बात करें किसकी, बैडमिंटन फेडरेशन की बात करें, ठीक है, तो जो बैडमिंटन फेडरेशन, वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है कोलालमपुर, कोलालमपुर में है, क्लियर है। और कोलालमपुर कहाँ पर है, ये मलेशिया में है, ये आप याद रखोगे। ठीक, फिर उसी तरीके से जो अपना आईसीसी का है, मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल का, वो कहाँ पर है, वो दुबई में है। ठीक, और दुबई कहाँ, दुबई यूएई में है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, आईएसएसएफ की, मतलब इंटरनेशनल जो शूटिंग फेडरेशन है, वो कहाँ पर है, वो म्यूनिच जर्मनी में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गोविंदी नर्थनाले लोकेटेड, इनमें से कहाँ पर है, तो ये जो है कहाँ पर है, मणिपुर में है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अब मणिपुर की कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक, तो जैसे सबसे पहली ये गोविंद जी नर्थनालय की ही अगर मैं बात करूँ, ये है क्या, देखो ये ना एक क्या है, एक डांस स्कूल है, ठीक है, जो किसके लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए ही बनाया गया है। और ये मणिपुर में कहाँ पर है, ये मणिपुर में इम्फाल में है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। अब मणिपुर के दूसरे कुछ फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो कौन कौन से हैं, जैसे आपने देखा होगा एक लाई हरोबा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लाई हरोबा आप याद रखोगे, ये मणिपुर का फेस्टिवल है, ठीक है। एक है जिसको हम कहते हैं निनगोल चाकोबा, निलगोल चाकोबा, ठीक है। ऐसे ही आप याद रख सकते हो एक हेई क्रू हितोन गवा, हितोन गवा, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं इनके, जैसे चुम्पा है, ये आप याद रख सकते हो। अगर हम बात करें कि इसकी मणिपुर डांस की बात करें, तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर जैसे कई सारे इनका डांस स्टाइल है, जैसे एक कहते हैं पुंग चोलम, वो मणिपुरी स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद मैबी हो गया, खाम्बा हो गया, खाम्बा थोईबी, ठीक है। और उसके बाद एक हो गया जिसको हम कह रहे हैं सिम्बल, तो ये सारे जो हैं ये इनके डांस स्टाइल है। नेशनल पार्क में इनके दो नेशनल पार्क फेमस है, एक आपने देखा होगा जिसको हम कहते हैं केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, और एक है सिरोई नेशनल पार्क,
ठीक है, और भी हो सकते हैं, मैं जस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन, अगर हम इस 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये 7 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बिहार के लोग हैं उनको ये पता ही है, वो क्या है, छठ पूजा। ये जो फेस्टिवल की इन्होंने मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन दी वो किसकी है, छठ पूजा की डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, एक चीज़ और पूछ सकता है, ये जो छठ पूजा है ये कौन से महीने में मनाई जाती है? तो ये कौन से महीने में मनाई जाती है? ये कार्तिक मास या कार्तिक मंथ में ये मनाई जाती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने सीजीएल के प्री में देखा हुआ है। बहुत जगह क्या पूछा जाता है, टाइम पूछा जाता है कि किस टाइम पर ये होता है, और वो जो टाइम होता है वो इंग्लिश में नहीं रहता, वो अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रहता है। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें, तो बिहार के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में क्या क्या आ जाता है? ठीक, जैसे एक आता है जिसको हम कहते हैं समा चकेवा, ठीक है, और एक दूसरा है जिसको हम कह देते हैं बिहुला, ये भी एक फेस्टिवल है इनका। ठीक है, फिर उसके बाद इनके कुछ मेले भी हैं, जैसे एक मेला है जिसको आपको पता ही है, जिसको हम कहते हैं सोनपुर का मेला, सोनपुर फेयर, ये बिहार में रहता है। ठीक, छठ पूजा तो आप लोगों ने देख लिया। एक है जिसको हम कह रहे हैं पित्रा पाक्षा मेला। ठीक है, तो ये भी कहाँ होता है, बिहार में होता है। अगर हम बात करें बिहार में कुछ फेमस टेम्पल्स की, तो एक आपको पता है महाबोधि टेम्पल बिहार में है, वो बहुत फेमस है। ठीक है, वो आप याद रख सकते हो। एक है मुंडेश्वरी का टेम्पल, वो आप याद रख सकते हो। एक है पारस मणिनाथ, ठीक है, पारस मणिनाथ टेम्पल, वो आप याद रख सकते हो। फिर कुछ रिवर्स की अगर हम बात करें, जो बिहार की फेमस रिवर्स है, स्पेशली वो जो अपनी इसमें जाकर मिल रही है, गंगा नदी में जाकर मिल रही है। ठीक है, जैसे हमारी गंडक हो गई, एक गंडक नदी जो है ये बिहार की, मतलब कह सकते हो कि बिहार के थ्रू निकल कर जा रही हैं, और इनका ओरिजिनेट हमने देखा है ये कहाँ हो रही है, ये अमरकंटक। एक मिनट, एक गड़बड़ी है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूजिक कंपोजर डुओ वाज ऑनर्ड विद नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। मतलब कौन सा म्यूजिक कंपोजर डुओ है जिसको नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मिला था? डुओ आनंद और मिलिंद को मिला था, 2020 में मिला था। ठीक है, तो ये जो देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, ये जो लता मंगेशकर अवार्ड है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1984 में स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट किया था किसने? मध्य प्रदेश ने किया था। और अभी क्या होती है, डिफरेंट स्टेट्स भी देती है, और ये जो म्यूज़िक ये दिया जाता है अवार्ड, म्यूज़िक फील्ड में दिया जाता है। और इस अवार्ड के जो पहले रेसिपिएंट थे, मतलब जिन्हें पहले मिला था, वो कौन थे? वो थे नौशाद, ये आप याद रखोगे। ठीक है, जो क्या है, म्यूज़िक डायरेक्टर थे। क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ईयर 1952 हु अमंग द फॉलोइंग लेंट हिज वॉइस फॉर फिल्म आमार भूपाली which was being produced in 2 languages simultaneously and he sang in both Bengali and Marathi। ठीक है, मतलब बात कर रहा है कि ऐसा कौन है जिसको 1952 में जिन्होंने अमर भोपाली गाना गाया था, और इन्होंने बंगाली वर्जन के लिए भी गाया था और मराठी वर्जन के लिए भी गाया था। मन्ना डे बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये, तो इसमें कुछ अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट विच ओलंपिक डिड गगन नारंग विन ए ब्रोंज मेडल। मतलब गगन नारंग ने किस ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था? तो गगन नारंग ने 2012 में ब्रोंज मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम किसकी बात करते हैं? ओलंपिक्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला जो फर्स्ट ओलंपिक था वो कहाँ पर हुआ था? देखो, ये एथेंस से आया हुआ है ओलंपिक्स। ठीक है, एथेंस कहाँ? ग्रीस से आया हुआ है, और 1896 से ये स्टार्ट हुआ है। मतलब वहाँ सबसे पहला स्टार्ट हुआ है। पहले बहुत चलता था वो, उनके वहाँ पे बहुत पहले से, बट फिर उन्होंने जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी, सब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो वो वाला जो डेटा है वो 1896 का है, जहाँ फाउंडेशन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जैसे ओलंपिक की, ओलंपिक में कितने सर्कल होते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओलंपिक में देखो 5 सर्कल होते हैं।
इस तरीके से रहता है, 5 सर्कल रहते हैं ओलंपिक के अंदर। और इनका कलर आपको पता होना चाहिए। जैसे एक तो आप याद रखोगे बी मतलब ब्लू कलर होता है, और इसके अंदर एक कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, रेड कलर होता है, ठीक है, एक कलर होता है येलो, और क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, तो 5 कलर आप याद रखोगे। ये जो ब्लू कलर है ये यूरोपियन उसके लिए है, ठीक है ना, यूरोपियन जो अपना एरिया है उसके लिए है। और ये जो है अफ्रीका को डिनोट करता है। ये रेड वाला जो है ये अमेरिका के लिए, मतलब जिसमें जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों एरियाज़ आ जाते हैं। ये अपने एशिया के लिए है, एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं उनके लिए है। और ये जो ग्रीन वाला है ये किसके लिए है, ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज़ के लिए है। तो ये आप याद रखोगे क्योंकि इससे भाई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये जो ओलंपिक है इसमें शुरू में तो क्या था कि मतलब मेल्स ने ही पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहला कौन सा ओलंपिक था जिसमें सबसे पहली बार किसी फीमेल ने भी क्या करा हो, फीचर किया हो, या मतलब जो फीमेल्स के लिए वो किया गया हो फर्स्ट ओलंपिक, तो वो था कौन सा, 1900 का ओलंपिक्स, जो कहाँ हुआ था, पेरिस में, जहाँ पर क्या हुआ था कि फीमेल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है। अच्छा, इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो सबसे पहले किसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया के अंदर सबसे पहले 1900 में ही पार्टिसिपेट किया था, बट वो इंडियन नहीं थे, वो थे नॉर्मन प्रीचार्ड इनको कहा जाता है। और ये जो थे ये मतलब एंग्लो इंडियन इनको कह लो, मतलब ये इंडियन नहीं थे, ये अपने हमारे इंडिया के बिहाफ पे ब्रिटिश की तरफ से गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकता है, तो सबसे पहला क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि टीम की तरह कोई टीम इंडिया की सबसे पहले ओलंपिक कब जीती, तो टीम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो था अपना गोल्ड मेडल जिसने जीता वो थी कौन सी, हॉकी टीम थी हमारी। क्लियर है, ये याद रखोगे अगर टीम की बात हो रही है, गोल्ड मेडल की बात हो रही है। और ये कब जीती थी, ये 1928 में जीती थी। और ये वाला जो मैच था ये कहाँ हो रहा था, एम्स्टर्डम में हो रहा था। क्लियर है, तो ये आप याद रखोगे, एक फर्स्ट फैक्ट ये है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा फैक्ट ये है कि केदार, आई थिंक केदार जादव हैं, ये केडी जादव इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये फर्स्ट एथलीट बने थे जिसने इंडिविजुअली कोई मेडल जीता था, मतलब गोल्ड नहीं जीता इन्होंने, इंडिविजुअली एक मेडल जीता, ठीक है। तो क्या मेडल जीता था इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और कब जीता था ये, 1952 में जीता था, ठीक है। और कौन से ओलंपिक, मतलब वो कहाँ पर हो रहा था, वो हो रहा था हेलसिंकी में, ये आपको ध्यान रखना है। हो गया केडी जादव। और मतलब हमारा जो देश है वो आज़ाद होने के बाद जीता था, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हमने देख लिया टीम का गोल्ड मेडल, हमने देख लिया फर्स्ट बंदा जिसने कोई मेडल जीता हो इंडिविजुअली। क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद और क्या पूछ सकता है, ये तो था सिंगल बंदा। अब ऐसा कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहली बार गोल्ड जीता इंडिविजुअली, तो वो थे कौन, हमारे अभिनव बिंद्रा। ये याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा जिन्होंने गोल्ड जीता था। अच्छा, ये अभिनव बिंद्रा जो थे ये किससे रिलेटेड है, ये पूछ सकता है। तो देखो ये शूटिंग करते थे, ठीक है ना, शूटिंग इनका फील्ड था। तो शूटिंग में इन्होंने 2008 में बीजिंग में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, जो हमारी मैन की 10 मीटर की एयर पिस्टल थी उसमें जीता, ठीक। तो ये आई थिंक सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहला मतलब पहली महिला जिन्होंने कोई मेडल जीता हो इंडिविजुअली, तो वो थी कौन, करनाम महाबलेश्वरी, ठीक है ना, करनाम महाबलेश्वरी, जिन्होंने 2000 में मेडल जीता। और इन्होंने क्या मेडल जीता था, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, ये आप याद रखोगे। और ये 2000 वाला ओलंपिक है, ये कहाँ हो रहा था, ये सिडनी में हो रहा था, ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं, क्या कह रहा है कि एट विच ओलंपिक वाज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम 1936। देखो मतलब सबसे शुरू में एकदम खो खो नहीं था, ये बाद में 1936 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो जो 1936 में इंट्रोड्यूस कराया गया वो जो ओलंपिक था वो कहाँ हो रहा था, वो बर्लिन में हो रहा था, ठीक है। और ये जो था ये समर ओलंपिक्स था। क्लियर है। तो अगर इसी तरीके से हम बात करें किसकी, समर ओलंपिक्स की बात करें जो हमारे मतलब क्या कहते हैं 2024 में हुआ, उस समर ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहली बात ये कहाँ पर हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कहाँ हुआ, ये पेरिस एंड फ्रांस में हुआ, ठीक है, पेरिस फ्रांस।
और इसका स्लोगन क्या था ये पूछ सकता है। तो स्लोगन की अगर मैं बात करूं तो स्लोगन इसका था, आप याद रखोगे, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है ना, गेम्स वाइड ओपन क्या था, इनका स्लोगन था। इसको ओपन किसने किया, मतलब जैसे होता है ना कि एक क्लोजिंग सेरेमनी होती है, एक ओपन सेरेमनी होती है, तो इसकी ओपनिंग जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसने ओपन किया था, तो हमारे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने ओपन किया था। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन थे इस टाइम पर, या कौन है, ये हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, इन्होंने क्या करी थी, ओपनिंग करी थी। तो इसके बाद ये जो समर ओलंपिक हुआ, इसके अंदर जो टॉप रैंक थी वो किसकी थी, सबसे पहले रैंक पे थे अमेरिका, दूसरे रैंक पे थे चाइना और तीसरे रैंक पे थे जापान। अमेरिका ने टोटल इसके अंदर 126 मेडल जीते थे, जिसके अंदर गोल्ड जो था वो 40 था। सेम एज चाइना ने भी टोटल क्या करे थे, मतलब 91 मेडल जीते थे और इनका गोल्ड था 40। अगर चाइना एक गोल्ड और जीत लेता तो चाइना एक नंबर पे पहुंच जाता। इसी तरीके से जापान का भी तीसरे नंबर पे रहा। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें इंडिया की कि भाई इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया में देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ओपनिंग फ्लैग बियरर कौन था। मतलब क्या होता है कि झंडा लेकर जाते हैं ना हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, उसमें ओपनिंग में कौन था, उसमें ओपनिंग में पीवी सिंधु थी और कौन था, शरद कमल थे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो शरद कमल है ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है। उसी तरीके से क्लोजिंग सेरेमनी जो थी, क्लोजिंग जिन्होंने कराई, उसमें पहली थी मनु भाकर। मनु भाकर तो बहुत फेमस हो गई हैं, सबको पता होगा। ठीक है ना, एंड कौन थे, पी आर श्रीजेश। तो पी आर श्रीजेश कौन से फील्ड से रिलेटेड है ये भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक, इंडिया की रैंक क्या रही इसके अंदर, इंडिया की रैंक भाई 71 रही, बहुत बेकार रैंक थी। और इंडिया को इसमें कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला, ये ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया को इसमें कौन से कितने गोल्ड मेडल मिले। इसमें इंडिया को एक सिल्वर मेडल मिला, ठीक है ना, और ब्रॉन्ज के कितने मेडल मिले, 5 ब्रॉन्ज के मेडल मिले। क्लियर। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, एक है मनु भाकर। ठीक है, सभी को पता है कि मनु भाकर को मतलब काफ़ी सही वो मिला, उन्होंने ओपनिंग करी। तो मनु भाकर को यहाँ पर 2 ब्रोंज मिले हैं, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने एक सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा, सबको उम्मीद थी कि ये सिल्वर लाएंगे, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, अब वो कुछ भी कह सकते हो, वो गेम है। तो उनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, और सबको लग रहा था कि इस बार भी गोल्ड आएगा, तो कोई बात नहीं। और इसी ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड भी यही लाए हैं और सबसे पहला सिल्वर भी यही लाए हैं। गोल्ड पिछली बार लाए थे और सिल्वर इस बार लाए हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कौन, अमन सहरावत। अमन सहरावत जो थे, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और ये सबसे यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाओखाई इज़ द स्टेट फेस्टिवल। और नाओखाई किसका स्टेट फेस्टिवल है, तो नाओखाई उड़ीसा का स्टेट फेस्टिवल है, आप याद रखोगे। तो इसमें देखो वैसा तो कुछ है नहीं कि जो मैं आपको बताऊं और अदर फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट हो। एक आप याद रख सकते हो, हमारी जो उड़ीसा की रथ यात्रा होती है, ठीक है ना, जगन्नाथ की, तो वो पूछ सकता है। एक सिताला षष्ठी करके हैं, वो पूछ सकता है। बाकी ये भी कॉमन है, ठीक है ना। आप ये रथ यात्रा वाला रख सकते हो याद, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक। तो इनके डांस पूछ सकता है कि मणिपुर उड़ीसा जो है, उड़ीसा में कौन कौन सा डांस होता है। देखो उड़ीसा में एक घुमारा डांस होता है। देखो घूमर अलग है, घुमारा अलग है, इसलिए घूमर से कंफ्यूज मत करना इसको। ओडिसी डांस तो आपको पता ही है। एक इसमें होता है मेधा नाच, वो यहाँ पर होता है। ठीक है, एक डंडा नाच है, वो भी यहाँ पर होता है। एक चंगू नाच है, चंगू डांस, वो भी होता है। एक है छऊ, छऊ डांस। ये छऊ जो है ये झारखंड में भी होता है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, उड़ीसा में भी होता है। तो अगर दोनों में ऑप्शन मिले तो झारखंड आप लगाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक है जिसको हम कह रहे हैं कर्मा डांस, गोदा डांस। तो कई सारे इनके डांस हैं। एक है बाउंसा रानी, ठीक है, बेम्बू डांस है, डलकाई है। तो ये सारे आप याद रखोगे। और अगर मैं बात करूँ इनके फेमस टेम्पल की, तो एक हमें पता है कि भाई सन टेम्पल, वो आप याद रखोगे, सन कोणार्क।
ठीक है। फिर उसके बाद अपना एक पूरी जगन्नाथ का टेम्पल है, ठीक है, जगन्नाथ पुरी या पूरी जगन्नाथ टेम्पल, वो याद रखोगे। फिर एक है 64 योगिनी टेम्पल, वो आप याद रखोगे। एक है यहाँ पर जिसको हम कह रहे हैं ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, वो आप याद रखोगे, ठीक। और इम्पोर्टेंट एक टेम्पल और है जिसको हम कहते हैं लिंगा राजा टेम्पल, वो आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको बता दिए जो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज ए पद्मश्री अवॉर्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन है जिनको पद्मश्री मिला हुआ है और ये उत्तर प्रदेश से हैं। ये है अजीता श्रीवास्तव। क्लियर है। तो मतलब क्या क्या है देखो, अगर हम पद्मश्री की बात करें तो मैं पिछले उसमें ही बता दिया हूँ कि ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्मश्री होता है कि जो स्पेसिफिक फील्ड हैं, लाइक जैसे आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, इन सब में अगर किसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का, तो उनको पद्मश्री दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, ठीक है। और ये जो पद्म अवार्ड देने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है 1954 से दिया हुआ है, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब जैसे देखो पद्मश्री होता है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पद्मा जो है संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है लोटस, याद रखना है। और यहाँ पर ये जो श्री वर्ड है इसका मतलब होता है मिस्टर और मिसेस, मतलब नोबल, या फिर हम कह सकते हैं कि पद्मश्री को नोबल लोटस भी कहा जाता है। क्लियर है, नोबल लोटस। और ये जो पद्मश्री लिखा हुआ होता है ये देवनागरिक में लिखा रहता है, इसके पीछे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 2024 में जो पद्मश्री मिला वो कितने बंदों को मिला, वो 110 बंदे को मिला। तो पर्सनली याद रखना बड़ा मुश्किल है भाई। पद्म विभूषण कितने बंदों को मिला, 17 बंदों को मिला। और पद्म भूषण 17 बंदों को मिला और पद्म विभूषण 5 बंदों को मिला। तो भाई कमेंट सेक्शन में ये 5 बंदे कौन कौन है जिनको पद्म विभूषण मिला, ये आप मुझे बताना, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई उसको जीता। तो किसने जीता, इंडिया ने जीता था, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, ये चैंपियन ट्रॉफी वाला सिलसिला ये 2011 से चालू हुआ है, ठीक है, मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है। और इसके अंदर क्या होती है, 6 टीम खेलती है, जो अपनी बढ़िया 6 टीमें होती हैं वो खेलती हैं। और इसमें इंडिया को सबसे ज़्यादा वो मिला है, इंडिया ने 5 बार इसको जीता है, ठीक है। 2024 जो था वो फाइनल हुआ था, कहाँ हुआ था ये फाइनल, ये हुआ था चाइना में, ठीक है ना। और इसमें भी क्या हुआ है, इंडिया जीता है। तो ये आप याद रखोगे। क्लियर, और कुछ इसके अंदर वैसा नहीं है खास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नृत्याग्रम एन ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। मतलब कह रहा है कि नृत्याग्रम ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। बहुत ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक उड़ीसा ऑप्शन हो, वो आप लगा दो, तो नहीं, ये नृत्याग्राम एक ओडिसी डांस सिखाता है, बट ये इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब जैसे उड़ीसा की ही दोबारा से बात हो गई है, तो उड़ीसा में कुछ लेक्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पीछे तो कई सारी दूसरी चीज़ों की बात कर ली। तो उड़ीसा में आपको पता है चिल्का लेक बहुत फेमस है, ठीक है, पाटा लेक फेमस है, या फिर एक है जिसको हम कह रहे हैं बिंदु सरोवर, वो भी बहुत फेमस है। ऐसे ही अनुशपा और कंजिया लेक, ये 3-4 लेक फेमस हैं, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। उड़ीसा के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये आप याद रख सकते हो। एक नेशनल पार्क है जिसको हम कह रहे हैं सिंपली पाल नेशनल पार्क, ये आप याद रख सकते हो। और ये जो सिंपली पाल नेशनल पार्क है, यहाँ पर रेड सिल्क के कॉटन के ट्री बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी आता है, 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लिया गया था, ये आप याद रख सकते हो। ये जो सिंपली पाल नेशनल पार्क है, इसमें बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मणिपुर इज़ द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड। मतलब कह रहा है कि इनमें से मणिपुर में
कहाँ पर? ये मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड है। देखो एक चीज़ ये आप देखो कि जो है ना मणिपुर है ना, कभी आप इसका मतलब जियोग्राफी अगर आप पढ़ोगे इसकी मणिपुर की, तो आपको ये मिलेगा कि मणिपुर में मतलब ज़्यादातर एरिया मतलब 60-70% एरिया ना, मतलब जो लोग हैं वो इम्फाल में ही बसते हैं। तो इसकी सारी स्पेसिफिक चीज़ें मतलब लाइक इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्पोर्ट्स एकेडमी हो गई, कुछ भी हो गई, ज़्यादातर ये आपको इम्फाल में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी आप टिक कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत बंदे अगर ऑप्शन में तुक्का मारेंगे तो यहीं पर मारेंगे। ठीक है, अब इसके देखो मणिपुर में हम कुछ टेम्पल्स की बात करते हैं, जो टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक टेम्पल यहाँ पर है जिसको हम कह रहे हैं गोविंदा जी टेम्पल, ठीक, जो है श्री गोविंदा जी टेम्पल। एक टेम्पल ये है जो पूछ सकता है, ठीक है। एक है जिसको हम कह रहे हैं गोपीनाथ टेम्पल, वो पूछ सकता है एग्जाम में। एक है कांगला सा टेम्पल, वो पूछ सकता है। तो ऐसे 3-4 टेम्पल है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें लेक की, तो लेक में सबसे फेमस एक लेक है जिसको हम कह रहे हैं लोकटक लेक, ये यहाँ पर है। और ये लेक क्यों फेमस है, ये हमने जियोग्राफी में भी पढ़ा था। ये देखो एक इस तरीके का लेक है जो क्या है कन्वर्जिंग होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि पानी चारों तरफ से क्या होता है ना इस लेक में आकर जमा होता है, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी ने भी अगर मेरी रिवर की वीडियो देखी है तो बताओ इस तरीके का जो पैटर्न होता है ड्रेनेज पैटर्न, जहाँ पर चारों ओर से नदियाँ आती हैं, नदियाँ आकर एक जगह पर उनका पानी इकट्ठा होता है, इस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न को क्या कहा जाता है? क्लियर है, ठीक। तो लोकटक लेक फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है क्या कहते हैं फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का। क्लियर है, ये आप याद रखोगे, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे लेक्स हैं, जैसे जेइलार्ड लेक है, ठीक। और उसके बाद में एक लेक है लुइस लेक है, ठीक। एक है पुमलेन लेक है, एक है कोचुफुंग लेक है। तो ये सारे लेक आप कुछ याद रख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोकटक लेक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कौन सा ऐसा गवर्नमेंट है जिसने तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया? तो आप ये याद रखोगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। क्लियर है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये जो पीछे वाली स्लाइड है, जैसे ये डांस एकेडमी है, तो डांस एकेडमी में कई सारे और क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जो फेमस डांस एकेडमी कौन कौन सी सिटी में है। तो जब मैं इस स्लाइड की पीडीएफ दूंगा तो उसके अंदर ना मैं एक डिटेल्ड एक स्लाइड डालूंगा जिसके अंदर सारे आपको इम्पोर्टेंट फेमस डांस एकेडमी कौन सी स्टेट में है या कौन सी लोकेशन पे है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 17वां हमने देखा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में क्या है, जो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। अब ये जो सेलिब्रेट होता है या हुआ था, ये कब हुआ था? ये दिसंबर में होता है, ये ध्यान रखोगे आप। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में कौन कौन से डांस फेमस है, तो क्या आप बता सकते हो? मध्य प्रदेश में एक डांस है कर्मा जो फेमस है, ठीक है, जवारा फेमस है, और उसके बाद एक है लेहांगी, ये डांस भी फेमस है, ठीक है। एक है गौर मारिया, वो फेमस है, मटकी फेमस है, ठीक है, ग्रीदा फेमस है, और फूलपति भी फेमस है। तो ऐसे कुछ डांस हैं जो मध्य प्रदेश के फेमस डांस स्टाइल डांस है। और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे फेमस है यहाँ का क्या, बांधवगढ़। तो इसमें देखना मध्य प्रदेश में ना ज़्यादातर जो नेशनल पार्क्स हैं वो किशन जी के नाम पर है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, माधव नेशनल पार्क हो गया, अपना बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, ये तो खैर अलग है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है। पन्ना हो गया, पेंच हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, वन विहार हो गया, ये सारे क्या हैं मध्य प्रदेश के अराउंड में है। अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें किसके टेम्पल्स की, कि यहाँ पर कौन कौन से टेम्पल्स फेमस है, तो एक तो यहाँ पर आपको पता है कि खजुराहो का टेम्पल वो बहुत फेमस है, और एक हमारे यहाँ सोमनाथ का टेम्पल है वो बहुत फेमस है, ठीक है, पशुपतिनाथ का टेम्पल फेमस है, पार्श्वनाथ का टेम्पल फेमस है, एक है महाकालेश्वर, ठीक है ना, क्या है महाकालेश्वर, ये टेम्पल भी फेमस है, ठीक। तो ऐसे कुछ हैं जो आप याद रखोगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक्चुअल में मध्य प्रदेश में क्या है ना कि जो शिव भगवान के टेम्पल्स हैं ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच गवर्नमेंट ऑनर्ड ए डिस्टिंग्विश्ड परक्यूशनिस्ट नेम्ड पंडित अनिंदो चैटर्जी विद द बंगा विभूषण अवार्ड इन 2022। देखो कोई भी बंदा होगा तो वो इजिली पकड़ लेगा कि चैटर्जी है, तो चैटर्जी बंगाली होते हैं, जैसे चैटर्जी, बैनर्जी, रॉय, घोष, ठीक है। और उसके बाद जैसे अपने क्या कहते हैं, ये हो गए, सॉरी याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, बहुत फेमस है वो भी, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये फेमस टाइटल्स हैं ये आपने जहां भी देखा होगा, ठीक है, जैसे सत्येंद्रनाथ बोस हो गए, ठीक। तो इस तरीके के जो टाइटल्स होते हैं वो जनरली वेस्ट बंगाल के होते हैं। तो सिंपल है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ही इनको दिया होगा, तो आप ये ध्यान रखोगे। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं किसकी, इन अनिंदो चैटर्जी की बात करूं, तो देखो ये जो है ना, ये तबला बजाते हैं, एक आप ये ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2022 में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद वाला जिसको हम कह रहे हैं पद्माश्री, पद्माश्री इनको 2022 में मिला है। ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन इन्होंने पद्माश्री लेने से इनकार कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि भाई मेरे को इस उम्र में जाकर पद्माश्री नहीं चाहिए, मतलब जो उम्र थी उस टाइम पर इनको मिला नहीं, तो अभी ये इन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, डिक्लाइन कर दिया उसको। तो ये ध्यान रखोगे। मतलब इसी चीज़ पे पूछ सकता है कि ऐसे कौन है जो बंगाली हैं, या फिर ऐसे कौन है जिनको पद्मश्री 2022 में मिला था बट उन्होंने क्या कर दिया, उसको लेने से मना कर दिया। अब ये तबला बजाते हैं, तो तबला प्लेयर और कौन कौन से फेमस हैं हमारे तबला प्लेयर, जैसे सबसे फेमस नाम आता है जिनकी हम बात करते हैं वो है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बहुत फेमस है। फिर उसके बाद आता है अल्लाह रखा, तो ये भी आप याद रखोगे कि अल्लाह रखा जो है ये भी तबला वादक थे, बहुत फेमस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत फेमस है, किशन महाराज, ठीक, स्वपन चौधरी। तो आप मेनली ये तीन जरूर याद रखो इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। तो ये मेरे को लगता है कि हर एक बंदे ने क्या होगा, हो सकता है कि साउथ में थोड़ा ना पता हो, बट हमारी जो ऊपर की बेल्ट है उनमें ज़्यादातर को ये आंसर पता है। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, गुरु जो अपने क्या कहते हैं 10 गुरु थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुरु जो थे ये सबको पता है वो कौन थे, गुरु नानक थे। तो इन पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे पहली बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी पंजाब में हुआ था, ये हमेशा याद रहना चाहिए। और जो इन्होंने क्या किया था, जो गुरु नानक पंथ है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी, उनकी स्थापना की थी। और एक लंगर सिस्टम चलता है यहाँ पर, ठीक है ना। लंगर सिस्टम मतलब जो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भंडारा होता है ना, पंजाबियों के लैंग्वेज में इसको लंगर सिस्टम कहा जाता है, ठीक। तो ये लंगर सिस्टम भी किसने चालू करवाया था, गुरु नानक जी ने चालू करवाया था। सेकंड जो गुरु हैं वो हैं कौन, गुरु अंगद। गुरु अंगद है। तो गुरु अंगद की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक ही लाइन फेमस है, जो इनकी स्क्रिप्ट है पंजाबियों की, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, मतलब जो इनकी लैंग्वेज है या गुरुमुखी स्क्रिप्ट जिसको हम कह रहे हैं, वो किसने करवाया चालू, गुरु अंगद ने चालू करवाया, या गुरु अंगद ही उसके मेन जनक थे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है गुरु अमरदास। कुछ खास आप याद करने का इसमें नहीं है, छोड़ सकते हो। फिर आता है गुरु रामदास। गुरु रामदास ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जो अमृतसर सिटी है ना, अमृतसर सिटी, इसकी स्थापना किसने कराई, गुरु रामदास ने कराई थी। और उसके बाद जो अमृतसर में जो हर मंदिर साहिब है उनका जो कंस्ट्रक्शन था, उनको बनाने का काम था, वो भी किसने करवाया, वो भी इन्होंने ही कराया, गुरु रामदास ने कराया। फिर फिफ्थ गुरु आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक गुरु नंबर 1 इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, फिर 5th नंबर के गुरु इंपॉर्टेंट है, जो है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। ये याद रखोगे, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो गोल्डन टेम्पल है वो इन्होंने बनवाया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है गुरु अर्जुन देव। फिर इसके बाद जो इनकी आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ को कंपाइल करवाने का काम किसने करवाया, गुरु अर्जुन देव ने कराया। फिर उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है, इनका एग्जीक्यूशन किया गया था, जहांगीर जो थे, जहांगीर ने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि कौन से नंबर के गुरु थे या उनका नाम क्या था जिनको एग्जीक्यूट करवाया गया था जहांगीर के द्वारा, या फिर गुरु अर्जुन देव को किसने एग्जीक्यूट कराया था, जहांगीर ने कराया था, याद रहेगा, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आते हैं गुरु हरगोविंद राय। गुरु हरगोविंद राय में आप एक चीज़ याद रखोगे, वो क्या है, अकाल तख्त। अकाल तख्त जो है ये किसने करवाया था,
बनवाया था किसने? ये बनवाया था हरगोविंद राय ने। फिर इसके बाद 7 में गुरु आते हैं जो हैं गुरु हर राय। क्लियर है, कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है। फिर 8वें में आते हैं गुरु हरकिशन, इसमें भी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 9वां ये याद रखना है, ये कौन है? गुरु तेग बहादुर। ये क्यों याद रखना है? क्यों? क्योंकि इनका भी एग्जीक्यूशन करवाया गया था, मतलब इनको भी एग्जीक्यूट करवाया गया था। और किसने मरवाया था? औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है ना, तो औरंगजेब याद रखना है। कहाँ मरवाया था? दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे, किसने मरवाया था? औरंगजेब ने मरवाया था। ये 9 नंबर के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक, फिर 10वें गुरु जो सबसे लास्ट गुरु थे वो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या करवाया था? जो इनकी खालसा होती है ना, खालसा क्या है कि इनका एक वॉरियर कम्युनिटी, मतलब इन्होंने क्या करा कि जितने भी सिख थे, मतलब इनकी कम्युनिटी थी, उनको क्या करा? वॉरियर के रूप में अरेंज किया और एक पूरी आर्मी बनाई जिसको इन्होंने खालसा कहा। ठीक, तो इसकी स्थापना किसने करी? जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने करी। और ये लास्ट के, सबसे लास्ट के गुरु थे 10। इसके बाद फिर कोई गुरु नहीं बने। ठीक है ना, तो आपको ये 10 याद रखने हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड? सबसे पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई थी? तो सबसे पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप तो यहाँ पर दिया हुआ है, कब हुई थी? 1980 में हुई थी, तो आप ये याद रख सकते हो। और जो अभी लेटेस्ट हुई है वो कहाँ हुई है? वो 2023 में हुई है। और वो कहाँ हुई थी? कोरिया में हुई थी। ठीक है ना, और उसको जीता किसने है? इंडिया ने जीता है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ खास नहीं है इसके अंदर जानने का। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैस्कोट ऑफ, जो हमारी क्या कहते हैं मेंस की हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 वाली जो हुई थी, उसमें मैस्कोट क्या था? उसमें मैस्कोट था ओली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, FIH की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, FIH, तो FIH क्या है? यह है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लौसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। ठीक, और ये जो 2023 में ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहली बात, इसको किसने होस्ट किया था? होस्ट कंट्री कौन था? होस्ट कंट्री इंडिया थी। क्लियर है, और कहाँ पे हुआ था? ये भुवनेश्वर, रूरकेला में हुआ था। ठीक, और इस ट्रॉफी में चैंपियन कौन बना था? किसने जीता था? ये बना था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जीती थी, और जर्मनी का ये क्या था? 3rd टाइटल था, तीसरी बार ये जीती है। ठीक है, और जर्मनी के अगेंस्ट में रनर अप कौन सी टीम पहुंची थी? रनर अप पहुंची थी बेल्जियम। बेल्जियम गई थी फाइनल में। ठीक है, फिर उसके बाद वो हार गई और अपनी जर्मनी जो है वो जीत गई। और इसमें क्या है ना कि जो अपनी जो इंडिया की टीम है वो एक बार जीती है, ये ध्यान रख सकते हो आप अगर आप रखना चाहो। ठीक है, 1971 में। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है। 22 की बात कर रहा है कि जो हरेला है, हरेला इज ए फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी। मतलब हरेला कहने का मतलब सिंपल अगर वर्ड है हिंदी में देखोगे तो हरे की बात हो रही है, और हरा हो गया जैसे ग्रीन हो गया, वो हरित क्रांति का प्रतीक होता है, जैसे वो नेचर का प्रतीक होता है। तो ऐसे ही हरेला एक फेस्टिवल है जो ग्रीनरी, पीस, प्रोस्पेरिटी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ETC के बारे में बात किया करता है। और इसका सेलिब्रेशन कौन से स्टेट में होता है? इसका सेलिब्रेशन उत्तराखंड में होता है। तो उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं और दूसरे चीज़ों की, तो एक कुंभ मेला है, ये भी उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है। ठीक है ना, जैसे महाकुंभ अपना प्रयागराज हो गया ना, तो इसी तरीके से ये घूमता है, कई सिटियों में होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो इसको, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये है एक और बिताउली। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है ये भी उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, एक है जिसको हम कहते हैं फूल देई, ये भी सेलिब्रेट होता है कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, एक है घुघुतिया या फिर काले कौआ, ये भी कहाँ सेलिब्रेट होता है? उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, उत्तराखंड के अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, सबसे फेमस है राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है।
फिर उसके बाद क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स ये तो आप जानते ही हो। तो ये सारे नेशनल पार्क जो है कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर इसके बाद आता है, कह रहा है कि हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, मतलब जो ISSF 2022 हुआ, जो कहाँ हुआ था, कायरो इजिप्ट में हुआ था, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते। तो उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, 7 मेडल जीते थे। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, ISSF की, ठीक है ना, तो जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। तो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, और ये कहाँ हुआ था, ये म्यूनिक जर्मनी में हुआ था, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है, ठीक। अब इसी के साथ में जो सबसे लेटेस्ट वाला था ISSF वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ, ये कहाँ पर हुआ था, ये जैसे 2022 वाला तो हमारा कहाँ हुआ, कायरो इजिप्ट में हुआ, 2023 वाला कहाँ हुआ, रियो दो जेनेरियो, कहाँ पे, ब्राज़ील में हुआ। तो रियो नाम से याद रहेगा सबको, ब्राज़ील, ठीक। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बात करते हैं हम किसकी, निश्चल हैं, इनको क्या मिला था, इनको सिल्वर मेडल मिला था इसमें। और ये किस में मिला था, ये वुमेन की 50 मीटर की जो राइफल होती है, राइफल प्रतियोगिता, उसमें निश्चल को क्या मिला था, सिल्वर मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद एक और नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, वो है क्या, वो है एला वेनिल वारालीवल, ठीक है ना, बहुत टिपिकल सा नेम है, एला वेनिल वारालीवल, ठीक है ना। तो इनको क्या मिला था, इनको मिला था गोल्ड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इनको किस में मिला था, इनको मिला था वुमेन की 10 मीटर की एयर राइफल में मिला था। और ये जो हैं ये कहाँ से हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद आता है 24 नंबर का, ये कह रहे हैं कि जो उस्ताद विलायत अली खान है वो मतलब क्या बजाते थे, वो क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। तो अदर प्लेयर्स और कौन कौन है जो सितार बजाते हैं, एक है पंडित निखिल बैनर्जी, वो सितार बजाते हैं, ठीक है। एक है अनुष्का शंकर, ठीक है, ये सितार बजाते हैं। और एक तो अपने सबसे फेमस जो है रवि शंकर, वो सितार बजाते हैं। ये तो अभी सोशल मीडिया पर भी हिट चल रहे हैं, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद आता है 25th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये है क्या, विच स्टेट इनिशिएटेड, मतलब कौन सा स्टेट है जिसने मिड डे मील स्कीम को स्कूल में इम्प्लीमेंट किया, मतलब हाल फिलहाल में। तो ये किसने किया, तमिलनाडु ने किया है, ठीक। तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में क्लासिकल डांस कौन सा है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है कौन सा, भरतनाट्यम, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। और इनके फोक डांस हैं कई सारे, तो आप याद रखोगे जिस भी वर्ड में लास्ट में अट्टम रहता है तो उसका मैक्सिमम चांस रहेगा कि वो तमिलनाडु का फोक डांस है। जैसे यहाँ पर है बोमालट्टम, ठीक है, बोमालट्टम, ठीक है। एक है जिसको हम कहते हैं माइलाट्टम, ठीक है। एक है जिसको हम कहते हैं ओइलाट्टम, एक है जिसको हम कहते हैं काराका अट्टम। कहने का मतलब जितने भी अट्टम वाले वर्ड हैं, इसमें अट्टम जुड़ा, इसमें अट्टम जुड़ा, इसमें अट्टम जुड़ा, इसमें अट्टम जुड़ा, तो ये इस तरीके के जो डांसेस हैं वो जनरली कहाँ के होते हैं, तमिलनाडु के होते हैं। इसके अंदर एक और डांस है कुम्मी, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी क्या है, तमिलनाडु का फोक डांस है। तो थैंक यू एवरीवन। मैंने इस 25 क्वेश्चंस में ना करते हुए भी आपको 300 क्वेश्चंस के अराउंड बताए होंगे, बहुत डीप में हर एक जगह पे करवाने की कोशिश करी होगी, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है ना तो कमेंट में डालो, मैं फिर से 25 क्वेश्चन जीके की सीरीज़ लेकर आऊँगा, और उसमें भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एकदम डिटेल में, मतलब ये एक रिवीजन वीडियो होगा, किसी को भी स्टैटिक रिवीजन करना है तो इससे कर सकता है। और इसकी जो PDF है ये 1-2 दिन में ढल जाएगी रेडी होकर, ठीक है। तब तक आप वीडियो का मजा लो, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर।